नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो विषय ये है कि सारण जिले में मजबूत लालू को कितनी बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव में 2025 के चुनाव में लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए सारण जिला कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा, आज इसी बात पर चर्चा होगी। क्योंकि 2020 के चुनाव में जिस तरह से आरजेडी ने सफलता पाई थी, उस सफलता को क्या आरजेडी दोहराने जा रही है? कौन सी परिस्थितियां हैं सारण में जो लालू यादव को चुनौती देगा? कौन सी वो परिस्थितियां हैं जो आरजेडी को मजबूत होते हुए भी सारण में इस बार लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, और उसमें भी ये पता नहीं कि वहां सफलता कितनी मिलेगी। देखिए, पिछला जब 20 का चुनाव था तो 20 के चुनाव में सारण के 10 सीटों में से 7 सीटें जो हैं वो महागठबंधन ने जीत लिया था। एक तरफ से देखा जाए तो 50% से ज्यादा 70% सफलता मिला था। फर्स्ट डिवीजन से पास था आरजेडी वहां से। लेकिन इस बार क्या होगा? सारण जिले के जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से 9 सीटों पर पिछले चुनाव में प्रत्याशी उतारे थे आरजेडी ने, और एक सीट पर सीपीएम को वो अपने गठबंधन के सहयोगी दल को दिया था। गठबंधन के सहयोगी दल भी जीते, उसके भी 6 साथी जीत गए, लेकिन 3 सीटों पर हार का भी सामना करना पड़ा। वो 3 सीट जो हार गई वो है तरैया, छपरा और अमनौर, और वो 7 सीट जो जीत गई वो है मढ़ौरा, गरखा, सोनपुर, एकमा, बनियापुर, परसा और मांझ। तो इस बार क्या होगा जब लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य, जो कि उनकी पुत्री है लालू प्रसाद यादव की, वो चुनाव हार गई। और आप जानते हैं कि सारण से लालू प्रसाद यादव के अगाध प्रेम का राज क्या है। देखिए, एक तो सारण में राजपूत वर्सेस यादव, ये लड़ाई होते रहता है। दूसरा, सारण लोकसभा क्षेत्र वह लोकसभा क्षेत्र है जहां से लालू यादव पहली बार चुनाव लड़कर जीते, लोकसभा में पहुंचे और आवाज बुलंद की। लालू यादव उसी सारण जिले के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते, विधायक बने। तो इसलिए जो सोनपुर है, जो सारण है, वो लालू प्रसाद यादव के दिल में बसता है, और लालू प्रसाद यादव की मजबूती भी वहां से मिलती है। लेकिन उस सारण में लड़ाई तो जबरदस्त है। देखिए, यदि बात करते हैं पिछले चुनाव में, 20 के चुनाव में, तो 20 के चुनाव में सारण जिले के छपरा में जब मुकाबला हुआ तो सीएन गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे, 75,710 मत प्राप्त किए, 6,771 वोटों से वो चुनाव जीत गए। आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह, जो कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, उस समय आरजेडी में थे, वो चुनाव लड़े और वो हार गए 6,771 वोट से। अभी रणधीर कुमार सिंह आरजेडी छोड़ चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड में जा चुके हैं। तो छपरा में आरजेडी को कोई ना कोई नया प्रत्याशी देना है। आरजेडी को यहां नया पहलवान उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पहलवान थे वो तो अब मैदान छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में है। तो इसलिए अब यहां का मुकाबला देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। दावेदारी भी कई लोगों की है। दूसरी सीट की बात करते हैं, एकमा की। एकमा, जहां से श्रीकांत यादव आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे, 53,875 मत इनको मिला, 13,927 मतों से ये चुनाव जीते। सीता देवी, जो जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार थी, उनको पराजित किया। सीता देवी धूमल सिंह की पत्नी है, वही धूमल सिंह जो बनियापुर से चुनाव जीतते रहे हैं, जो एकमा से भी चुनाव जीते हैं, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, जिनकी झारखंड में तूती बोलती है। और धूमल सिंह जब चुनाव लड़ने आए थे पहली बार बनियापुर से,
तो बिहार में एक बड़ा बवंडर मचा था। उसी धूमल सिंह की पत्नी को पराजित किया था श्रीकांत यादव ने। यहां से कामेश्वर सिंह मुन्ना एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए थे। 29,992 मत ले आए थे। और यदि आप समझिए कि कामेश्वर सिंह मुन्ना और सीता देवी यदि मिल जाते हैं तो फिर आरजेडी का क्या होगा। अब ये समीकरण देखने वाला है। एकमा में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी गए भी थे। जाकर वहां आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा, लेकिन उस जोश का कितना असर होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा। अब देखिए, वहां से एकमा से निकलकर मांझी आते हैं। तो मांझी में पिछले चुनाव में सत्येंद्र यादव सीपीएम के कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। 59,324 मत मिला था इनको। जीत का अंतर था 25,386। राणा प्रताप सिंह जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे, 33,938 मत लाए थे, वो हार गए। माधवी कुमारी जो जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी थी यहां से, वो 29,155 मतों पर सिमट गई। कहने का मतलब ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राणा प्रताप सिंह आगे बढ़ गए। और यदि इन दोनों के मतों को मिला दिया जाए तो वो सत्येंद्र यादव पर भारी पड़ जाएंगे। अब राणा प्रताप सिंह बीजेपी के नेता हैं। इस बार उनकी दावेदारी वहां से मांझी से है, लेकिन इस मांझी सीट पर रणधीर सिंह जो कि आरजेडी से जनता दल यूनाइटेड में आए हैं, उनकी दावेदारी है। तो यदि राणा प्रताप सिंह और रणधीर सिंह में से कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर जाएगा तो फिर समीकरण इधर से उधर हो सकता है। वरना यदि दोनों मिलकर लड़ेंगे तो मांझी की लड़ाई जो है वो पार लगा सकती है एनडीए। अब देखना यह है, सब तो चाहने से होता नहीं है। सीटों का समीकरण वैसे ही होता है, सब अपना अपना जीतना चाहते हैं। और जो प्रतिद्वंदी भी है, जो ऑलरेडी विधायक भी हैं, सत्येंद्र यादव, वो तो चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो भी तो राजनीति करते हैं, छात्र जीवन से राजनीति करते हैं, तो वो भी तो चुनाव में अपना दाव आजमाएंगे ही। तो राणा प्रताप सिंह और रणधीर सिंह, ये तय है कि एनडीए का कोई भी प्रत्याशी होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपको मैदान में दिखेगा। अब इसके अलावे क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अब तक जो तस्वीर है मांझी की वो यही है। अब देखिए जरा वहां से मांझी से बनियापुर में आ जाइए और देखिए यहाँ कितना बड़ा समीकरण बदला है। बनियापुर से केदारनाथ सिंह आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर 20 में चुनावी मैदान में उतरे थे। 65,194 मत लाकर 27,779 मतों से ये चुनाव जीत गए थे। इन्होंने वीआईपी के प्रत्याशी, जिसको बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों का समर्थन प्राप्त था, जीतन राम मांझी का भी समर्थन प्राप्त था, उनको पराजित किया था। यहां से तारकेश्वर सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे थे एलजेपी के टिकट पर और उन्हें 33,082 मत मिले थे। अब सोचिए जरा, तारकेश्वर सिंह यदि एलजेपी के टिकट पर 33,082 मत यदि नहीं लाए होते तो फिर क्या यहाँ की स्थिति होती। अब देखिए बनियापुर में स्थिति बदल चुकी है। बनियापुर में अब केदारनाथ सिंह जो है वो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ सिंह प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं और प्रभुनाथ सिंह अब पूरा परिवार के साथ जनता दल यूनाइटेड में है। प्रभुनाथ सिंह तो जेल में है, लेकिन रणधीर सिंह और केदारनाथ सिंह अब जनता दल यूनाइटेड में माने जा सकते हैं। तो केदारनाथ सिंह को यहाँ से टिकट मिलेगा, मिल सकता है। जब तक मिले नहीं तब तक मिलेगा क्यों कहा जाए। तो बनियापुर से केदारनाथ सिंह को टिकट जनता दल यूनाइटेड का मिल सकता है। तो यहाँ आरजेडी को अपना प्रत्याशी खोजना पड़ेगा। अब देखिए
तारकेश्वर सिंह भी कभी आरजेडी में रहे हुए हैं, वो कभी लालू के करीबी थे, तो उनके पास भी संभावनाएं हैं। हालांकि उनको सजा हुई है किसी मामले में, लेकिन उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतर सकती है। वीरेंद्र कुमार ओझा जो वीआईपी के प्रत्याशी थे, वो अपना पाला बदल सकते हैं। अब बनियापुर की राजनीति में क्या होगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब आइए 5वीं सीट की बात कर लेते हैं, तरैया की। तरैया में भी अजीब राजनीति है। जनक सिंह यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पिछला चुनाव लड़े थे। 53,430 मत लाए थे, 11,307 मतों से चुनाव जीत गए थे। सिपाही लाल महतो आरजेडी के जो प्रत्याशी थे, उनको पराजित किया था। यहाँ से प्रभुनाथ सिंह जो पूर्व सांसद है, उनके भतीजे सुधीर कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे, 15,425 मत लाए थे। तो यहाँ इस बार भी सुधीर कुमार सिंह की तैयारी है। अब देखना यह है कि मामला यहाँ क्या होता है। अब बात कर लेते हैं जरा मरहौरा का। मरहौरा जो एक महत्वपूर्ण सीट है, और यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राय, जो मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए थे, मंत्री बने थे जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, कला संस्कृति मंत्री, वे चुनाव लड़े थे और 59,812 मत लाए थे। 11,385 मतों से ये जीत हासिल किए थे। यहाँ से अल्ताफ आलम जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए थे। तो देखिए, जितेंद्र कुमार सिंह पर लोकसभा चुनाव के दरमियान कई तरह के आरोप लगा कि वो जानबूझकर रोहिणी आचार्य के पक्ष में उतनी मजबूती के साथ नहीं लगे, और इसी का नतीजा हुआ कि रोहिणी आचार्य चुनाव हार गए। हालांकि जितेंद्र राय कहा जाता है कि चुनाव में पूरी निष्ठा के साथ आरजेडी के लिए लगे रहे, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग जो की गई, जो फीडबैक उनके बारे में पहुंचाया गया, वो ये था कि जितेंद्र कुमार राय ने मन से मेहनत नहीं किया। लेकिन जितेंद्र कुमार राय मजबूती से आरजेडी का पक्ष सारण जिले में रखते रहे हैं, और इस बार भी उनका टिकट लगभग माना जा रहा है कि उनका टिकट नहीं कटेगा, क्योंकि वो एक मजबूत आरजेडी के सिपाही हैं। तो अब देखिए मरहौरा में क्या समीकरण बनता है। अगला जो सीट है वो गरखा की बात कर लेते हैं। यहाँ से सुरेंद्र राम चुनाव जीत गए थे। सुरेंद्र राम का कोई वैसा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। आरजेडी ने टिकट दिया और 83,412 मत सुरेंद्र राम को मिला। 9,937 मतों से ये चुनाव जीत गए। ज्ञानचंद मांझी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको पराजित किया। तो सुरेंद्र राम इस बार भी चुनावी की तैयारी में जुटे हुए हैं गरखा विधानसभा क्षेत्र से। अब गरखा में क्या समीकरण बनेगा, क्योंकि यहाँ की लड़ाई भी बहुत जबरदस्त है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के नेता बनकर मुनीश्वर चौधरी, जो कि काफी सीनियर नेता हैं, गरखा में उनकी एक पकड़ है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरा ज्ञानचंद मांझी भी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब क्या होगा गरखा में, ये देखना दिलचस्प होगा। अब आइए बात कर लेते हैं अमनौर की। अमनौर की चर्चा आजकल काफी। अमनौर की चर्चा इसलिए है क्योंकि अमनौर से कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह विधायक। कृष्ण कुमार सिंह और मंटू सिंह वही व्यक्ति हैं जो अभी हाल में कुर्मी एकता रैली पटना में किए थे, और बीजेपी के तरफ से अब कुर्मी के सबसे बड़े चेहरे हैं। इन्हें मंत्री भी बनाया जा चुका है। तो कृष्ण कुमार मंटू पिछला जब चुनाव लड़े थे 20 में, तो 63,316 मत लाए थे और 3,681 मतों से वो चुनाव जीते थे। सुनील कुमार राय जो आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनको पराजित कर दिया था। शत्रुघ्न तिवारी जो यहाँ से इसके पहले विधायक थे, कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल के पहले जो यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, वो 7,493 मत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लाए थे। इन्हीं का टिकट काटकर कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल को
राजीव प्रताप रूडी ने ये टिकट दिलाया था, ऐसा शत्रुघ्न तिवारी का आरोप था। इनको चोकर बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। तो अमनौर में इस बार लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अमनौर में न सिर्फ एक विधायक लड़ेगा बल्कि बीजेपी में कुर्मी समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा और मंत्री भी चुनाव लड़ेगा। राजीव प्रताप रूडी के लाडले हैं। अब देखना यह है कि अमनौर की राजनीति को किस तरह से लालू प्रसाद यादव साधेंगे। अब देखिए, परसा परसा भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि परसा वह जगह है जहां से चंद्रिका राय चुनाव लड़ते रहे। चंद्रिका राय पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, दरोगा प्रसाद राय के, और लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। तेज प्रताप यादव की शादी इन्हीं की पुत्री से हुआ था। हालांकि इस शादी के बाद ही दोनों परिवारों में अनबन हुआ और वो राजद छोड़कर अब जनता दल यूनाइटेड में, और पिछले बार भी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। 17,993 मतों से हार गए थे। उन्हें छोटे लाल राय आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जो चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्होंने पराजित किया था। छोटे लाल राय को 68,316 मत मिले थे और वे चंद्रिका राय को पराजित कर दिए थे। यहां से राकेश कुमार सिंह एलजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे और उन्हें 12,186 मत मिला था। कहा जाता है कि राकेश कुमार सिंह यदि खड़े नहीं होते तो चंद्रिका राय यहां से चुनाव जीत सकते थे। अब दोनों एक में है, तो परसा पर भी लालू प्रसाद यादव का ध्यान होगा, क्योंकि चंद्रिका राय ने अब ये कहा है कि किसी भी कीमत पर परसा को वो अपने कब्जे में ले लेंगे। लगातार यहाँ से जीतते भी रहे हैं, उनके पिताजी की भी विरासत वाली ये जगह है। अब आइए जरा आते हैं सोनपुर का। सोनपुर का राजनीतिक इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। सोनपुर में लालू यादव जीते भी हैं और उनकी पत्नी राबड़ी देवी हारी भी है। देखिए, सोनपुर से अभी रामानुज प्रसाद यादव वहां से विधायक हैं, आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। 73,247 मत लाए थे। 6,686 मतों से ये जीत गए थे। विनय कुमार सिंह को पराजित किया था। विनय कुमार सिंह भी पुराने लड़ाका हैं सोनपुर के, उन्होंने राबड़ी देवी को भी पराजित किया है। तो अब 2025 का चुनाव है। अब समझिए कि 2025 की लड़ाई है और लालू यादव का ये मजबूत क्षेत्र है। लालू यादव का सीधा संबंध यहाँ के आरजेडी कार्यकर्ताओं से है, आरजेडी के नेताओं से है। तो उनका प्रभाव कितना सारण पर है, इसका भी टेस्ट होना बाकी है। दूसरा, यहीं से सुनील कुमार सिंह है, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं और नीतीश कुमार से लोहा लेते रहे, राजपूत समुदाय से आते हैं। तो राजपूत और यादव दोनों आरजेडी के पास है, दोनों के बड़े नेता आरजेडी के पास हैं। रोहिणी आचार्य यहाँ से एमपी का चुनाव लड़ चुकी है। तो इस तरह से देखा जाए तो कागजों में आरजेडी यहाँ पे काफी मजबूत है, जमीनी स्तर पर उसके कार्यकर्ता भी मजबूत है। लेकिन चुनाव के समय समीकरण क्या कहता है और चुनावी समीकरण किस तरह से फिट होगा, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जीतते जीतते रोहिणी आचार्य हार गए और उसी धरती पर राबड़ी देवी को भी पराजय का सामना करना पड़ा है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी सोनपुर से। तो ये बड़ा दिलचस्प जिला है सारण, और उसी सारण में 2025 का जो बिसात है वो बीत चुका है। तो देखना यह है कि सारण की सरजमी पर जो लड़ाई होती है वो लालू यादव के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा। लालू यादव यहाँ मजबूत तो हैं, लेकिन मजबूती की परीक्षा होनी है 2025 के विधानसभा चुनाव में। और ये देखना है कि किस तरह से, जिस तरह से मंटू पटेल, जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी, जिस तरह से सारण जिले के अन्य नेता और जिस तरह से प्रभुनाथ सिंह परिवार की वापसी हुई है जनता दल यूनाइटेड में,
उसके बाद सारण का समीकरण कहाँ फिट बैठता है और कितना मजबूत बनता है। जो जनता दल यूनाइटेड खाता नहीं खोल पाई थी सारण में, उसकी स्थिति क्या होती है ये देखना है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम फिर आएंगे और जब आएंगे तो आपको खबर बताएंगे, आपको नया अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट देकर अपना विचार भी हमें दीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।